शक्तिपुर नामक नाम का एक सुंदर सा राज्य था। वहाँ पर राजा विक्रमजीत सिंह राज करते थे। वो बेहद घमंडी और क्रूर राजा थे। उसके राज्य में किसी प्रकार का धर्म और अनुशासन नहीं था। एक दिन की बात है, शक्तिपुर में पड़ोसी देश के एक साधु दरबार में पधारे। प्रणाम महाराज, आपके पड़ोसी राज्य काशी से आया हूँ। काशी नरेश ने मुझे आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर भेजा है। कहिए साधु महाराज, काशी नरेश ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है? महाराज, दरअसल इस बार वर्षा अच्छी न होने के कारण हमारे राज्य में अन्न की कमी हो गई है। एक पड़ोसी राजा होने के नाते आपका ये धर्म बनता है, आप हमारे राज्य की सहायता करें। सहायता? अवश्य, क्यों नहीं। आपको तो पता ही है, मैं भिक्षा देने में सर्वप्रथम रहता हूँ, और यदि काशी नरेश को इसी प्रकार भिक्षा प्राप्त करनी थी तो वो स्वयं भी आ सकते थे। ये आप किस प्रकार बात कर रहे हैं महाराज? काशी नरेश सम्मान के अधिकारी हैं। यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता होगी तो हमारा राज्य सदैव आपके लिए तत्पर रहेगा। शक्तिपुर को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इस साधु को इतना अन्न दे दो कि इसके राज्य में कोई भूखा न रहे। किंतु साधु महाराज, आप तो भिक्षा पात्र लेकर ही नहीं आए। भरी सभा में आपने मेरा अपमान किया है महाराज। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, किंतु याद रहे, आपके राज्य का विनाश बहुत नजदीक है। इतना कहकर साधु अपमानित होकर वहाँ से चले गए। मैं यदि खाली हाथ काशी नरेश लौटा तो अपने अपमान के बारे में उन्हें बताया तो युद्ध हो जाएगा। इस कारण मुझे राजा को संदेश भेजकर जंगल की ओर चले जाना चाहिए। साधु काशी नरेश को पत्र भेजते हैं। वो स्वयं जंगल की ओर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। उधर राजा भोग विलास में दिन रात मग्न रहता है। मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हमने नृत्य का आनंद नहीं लिया। जो नगर की सबसे सुंदर स्त्रियों को हमारे सामने प्रस्तुत करो, जो नृत्य कर सके। महाराज, नगर की स्त्रियां कैसे नृत्य कर सकती है? ये तो सही बात नहीं है महाराज। राजा तुम हो या मैं हूं, पहले ये निर्णय करो। आप हैं महाराज, आपकी आज्ञा सबसे ऊपर है। आप जो निर्णय लेंगे इस नगर में वही होगा महाराज। तो फिर जाओ, अपनी नगर की सबसे सुंदर स्त्रियों को लेकर आओ, उन्हें अच्छी तरह से सजाकर प्रस्तुत करो। आज हमारा मनोरंजन करने का मन है। मंत्री वहाँ से चला जाता है। राजा का आदेश है, नगर की सबसे सुंदर स्त्रियां राजा के सामने सज धज कर प्रस्तुत होंगी और नृत्य करेंगी। अरे बहन, तुमने सुना क्या? उस पागल राजा ने क्या आदेश भेजा है? इस राजा ने शक्तिपुर को समाप्त करने की पूरी योजना बना ली है। अपने पूर्वजों के मान सम्मान को मिट्टी में मिलाते हुए इस राजा को शर्म नहीं आती। ऐसा भोगी राजा इतने बड़े राज्य को कैसे संभाल रहा है? बहन, अब अपने परिवार की रक्षा करनी है तो चलो महल की ओर चलते हैं। राजा का आदेश मानना ही पड़ेगा। हाँ चलो। सैनिक एक घर के सामने जाते हैं। स्त्री बाहर आती है। मेरे पति इस समय घर पर नहीं है, तुम सब बाद में आना। जानती नहीं हो राजा ने क्या आदेश दिया है? यदि तुमने राजा की बात नहीं मानी तो तुम्हें इसका दंड मिलेगा। चलो हमारे साथ।
मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम सब जाओ यहाँ से। ये स्त्री ऐसे नहीं मानेगी। इसके बालों को पकड़ लो और इसे अपने साथ लेकर चलो। ये हमारे पीछे पीछे आ जाएगी। बच्चों को कुछ मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मेरे बच्चों को कुछ मत करना। नगर की सभी स्त्रियां तैयार होकर राजा के सामने जाती है और नृत्य करती हैं। मंत्री, ये किस प्रकार के स्त्रियों को लेकर आए हो? स्त्री, कोई मनोरंजन नहीं है यहाँ पर। जाओ, दूसरी स्त्रियों को लेकर आओ। तभी राजा की नजर उस स्त्री पर पड़ती है जो पीछे होती है और अपने मुंह को छिपाकर नृत्य कर रही होती है। राजा उस स्त्री को देखते ही रह जाता है। नृत्य समाप्त हो जाता है। सभी अपने घर जाने लगती है। वो स्त्री कौन थी जो पीछे खड़ी थी, जिसे अपना चेहरा छुपा रखा था? कौन थी वो? हमें उसका नाम बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मंत्री, इतना क्यों सोच रहे हो? महाराज, मुझे नहीं पता वो कौन थी, मैंने उसे नहीं देखा। फिर यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? जाओ, उसे ढूंढो और हमारे सामने प्रस्तुत करो। जल्दी जाओ। रुको रुको, एक काम करो, आज जितनी स्त्रियां आई थी कल सभी को बुला लो। जी महाराज। अगले दिन सभी स्त्रियां राजा के सामने प्रस्तुत होती हैं। राजा पहचान करने की कोशिश करता है कि उसने कल किसी स्त्री को देखा था। हाँ, तुम ही। क्या नाम है तुम्हारा? महाराज, मेरा नाम अपर्णा है। मैं इस नगर में। महाराज, ये इस नगर में नई नई आई है, इसे कुछ नहीं पता है महाराज। बस बस, मैं समझ गया। तुम्हें बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है मंत्री, अपने काम से काम रखो। सभी स्त्रियां वहां से घर की ओर जाने लगी। राजा अपर्णा का पीछा करने लगता है। इतने सुंदर स्त्री को मेरे महल में होना चाहिए। ये बेचारी किस स्थान पर रहती होगी? राजा का घोड़ा एक घर के सामने आकर रुकता है। राजा देखता है कि वो स्त्री भोजन बना रही होती है और उसके पास में एक छोटा सा बालक होता है। तभी राजा ने देखा कि मंत्री घर के अंदर प्रवेश कर रहा है। ये मंत्री सुसनेर का घर है और अपर्णा इसकी पत्नी है। नहीं नहीं, अब मुझे अपर्णा के विषय में नहीं सोचना चाहिए। ये मंत्री की पत्नी है। आज जो भी हुआ वो देखकर अच्छा नहीं लगा। तुम तो जानती हो महाराज कितना बड़ा दुष्ट है। हम इस नगर को छोड़कर चले जाएंगे, इससे पहले कि वो तुम्हें और परेशान करे। हमारा चले जाना ही ठीक होगा। ये क्या कहते हो भला? एक राजा के डर से हम अपना राज्य क्यों छोड़ दे? वो राजा मेरा कुछ नहीं कर सकता। यदि सैनिकों ने हमारे पुत्र को नहीं पकड़ा होता तो मैं उनके साथ कभी नहीं जाती। हाँ हाँ, जानता हूँ तुम बहुत शक्तिशाली हो, किंतु उससे बचकर रहना चाहिए। मैं एक साधु कन्या हूँ और साधु कन्या किसी से भी नहीं डरती है। जानते नहीं हो, मेरे पिता काशी नरेश के मुख्य गुरु थे। हाँ, मैं जानता हूँ तुम एक सती स्त्री हो। तुमसे कोई नहीं जीत सकता, और तुम्हारे पिता से भी। उधर राजा काफी सोच विचार में होता है। मुझे अपर्णा के विषय में नहीं सोचना चाहिए, ये गलत होगा। किंतु वो इतनी सुंदर थी, अगर मैं उसके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाऊं तो कैसा रहेगा? मेरी धन संपदा के लालच में आकर वो मुझसे अवश्य विवाह करेगी। आपके सोच विचार में डूबे हैं महाराज। लगता है कोई गंभीर समस्या आ गई है। नहीं 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 महारानी,
इतना कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। आपको मेरा एक बहुत ही आवश्यक कार्य करना है मंत्री। इस नगर में मेरा एक मित्र रहता है, उसका नाम गिरधर है। मेरा एक जरूरी पत्र आपको उसके पास पहुंचाना है। जैसा आप कहें महाराज, पत्र मुझे दे दीजिए, मैं अभी इस कार्य को करके आता हूँ। ध्यान रहे मेरे मित्र, इस पत्र के पहुंचने से पहले इसे कोई पढ़ने ना पाए। राजा मंत्री को पत्र देकर अपने मित्र सेठ गिरधर के पास भेज देता है। उधर अवसर पाकर राजा अपर्णा के घर पहुंचता है। क्षमा कीजिए महाराज, मंत्री जी इस समय घर पर नहीं हैं, तो आप बाद में ही आइएगा। ये किस प्रकार के संस्कार है? तुम मुझे घर के भीतर भी नहीं आने देती हो? या तुमने राजा का सम्मान करना नहीं सीखा है? अंदर आ जाइए महाराज। राजा घर के भीतर चला जाता है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं एक बात कहूं। उन सभी स्त्रियों में तुम सबसे अधिक सुंदर लग रही थी। धन्यवाद महाराज। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। यदि तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लो तो तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। क्या महाराज, प्रस्ताव के लिए विषय में विस्तार से बताइए। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो तुम्हारा भाग्य उदय हो जाएगा। तुम इस छोटे से घर में रहने के योग्य नहीं हो। तुम्हारे लिए तो महल होना चाहिए। ये आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं महाराज? आपको लज्जा आनी चाहिए। एक विवाहित स्त्री के सामने इस तरह का प्रस्ताव रखते हुए। आप स्वयं विवाहित हैं। ये किस तरह की मर्यादा है आपकी? मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो अपर्णा, नहीं तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। मेरी ये बात याद रखना, राजा विक्रमजीत तुमसे विवाह करके रहेगा। इतना कहकर राजा वहाँ से चला जाता है और अपर्णा बहुत ज्यादा परेशान होती है। उधर मंत्री सेठ गिरिधर के पास पहुँचता है। अरे सेठ गिरधर दास, आप यहाँ हैं? मैं तो आपके घर की तरफ आ रहा था। राजा का आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ। आइए आइए मंत्री जी, आपका स्वागत है। राजा ने क्या संदेश भेजा है, मुझे बताइए। मंत्री सेठ को पत्र देते हुए तभी एक तीर सेठ को घायल कर देती है। ये किस प्रकार का संदेश था? मंत्री, तुम मेरे प्राण लेना चाहते थे? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये तीर कहाँ से आई। सेठ की मृत्यु हो जाती है। तभी राजा के सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं। मंत्री ने सेठ गिरिधर की हत्या कर दी। इसे पकड़कर राज दरबार ले चलो। अब राजा इसका न्याय करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो स्वयं राजा का पत्र लेकर सेठ के पास आ रहा था। ये तीर कहाँ से आ गई मुझे नहीं पता। राजा के सैनिक मंत्री को पकड़कर राजा के सामने लेकर जाते हैं। ये तुम सबने क्या किया है? ये हमारे राज्य के मंत्री हैं, इन्हें इस प्रकार क्यों पकड़ा है? आज सुबह सेठ गिरिधर दास की हत्या हो गई महाराज, और हत्या के समय मंत्री वहीं पर था। मंत्री ने सेठ गिरिधर दास की हत्या कर दी है। क्या? मुझे मंत्री से ऐसे कार्य की आशा नहीं थी। सेठ गिरधर तो मेरा परम मित्र था। तुमने ऐसा क्यों किया मंत्री? बताओ हमें। महाराज, मैं तो आपका पत्र लेकर सेठ गिरधर के पास गया था। जैसे ही मैंने उन्हें वो गुप्त पत्र दिया, एक तीर आया और उन्हें लग गया। कौन सा पत्र? मैंने आपको कोई पत्र नहीं दिया है। मंत्री, ये आप क्या कह रहे हैं? यदि मुझे सेठ गिरधर से कोई कार्य हो तो मैं उन्हें स्वयं बुला लूंगा। मुझे उन्हें पत्र लिखने की क्या आवश्यकता आ गई? महाराज, पत्र कहाँ पर है? हमें दिखाओ। महाराज, ये रहा वो पत्र। राजा पत्र खोलकर देखते हैं और सभी को दिखाते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। किंतु महाराज, ये सिद्ध होता है कि मंत्री ने सेठ गिरधर की हत्या की है और साथ ही
आपने पद का दुरुपयोग किया है, इसलिए इन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ झूठ है महाराज, ये सब कुछ झूठ है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। महाराज मुझे बचा लीजिए महाराज। अपर्णा, अपर्णा, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। तुमने सुना मंत्री जी के साथ क्या हुआ? उन्होंने सेठ गिरधर की हत्या कर दी और अब राजा उन्हें दंड दे रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? वो किसी की हत्या नहीं कर सकते, अवश्य ही कोई षड्यंत्र है। ये हमारे विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। अपर्णा राज दरबार में पहुंचती है। महाराज, महाराज, मंत्री जी ने कुछ नहीं किया है, आप उन्हें दंड मत दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे महाराज। किंतु उस धोखेबाज मंत्री ने एक सेठ गिरधर की हत्या की है। यदि उसे दंड नहीं दिया गया तो नगर में बाकी लोग भी यही सब करेंगे। महाराज, मंत्री जी किसी की हत्या नहीं कर सकते। ये जरूर किसी दूसरे का षड्यंत्र है। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, अब तुम इतना कहती हो तो अवश्य मंत्री को दंड से मुक्त करना पड़ेगा, किंतु तुम्हें मेरा प्रस्ताव तो याद होगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप किस प्रस्ताव के विषय में कह रहे हैं महाराज? यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं मंत्री को दंड से मुक्त कर दूंगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत सारा धन भी दे दूंगा। मूर्ख राजा, मैं अब समझ चुकी हूँ कि तूने मेरे पति को एक षड्यंत्र में फंसा दिया है और अब तू चाहता है कि मैं तुझसे विवाह कर लूं। एक राजा को इस प्रकार का अधर्म शोभा नहीं देता। दुष्ट स्त्री, मैं एक राजा हूँ, तू इस प्रकार मेरा अपमान नहीं कर सकती। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजा तलवार लेकर आते हैं और अपर्णा को घायल कर देते हैं। अधर्मी, एक स्त्री को पाने की लालसा में तुमने एक पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। एक समय आएगा जब तुम मृत्यु मांगोगे, लेकिन तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। अपना जीवन तुम्हें नरक के समान लगेगा। राजा ने दूसरी बार तलवार चलाई और अपर्णा की मृत्यु हो गई। अब यदि किसी को मेरी शक्ति पर संदेह है तो वो सामने आए। आज मैं सभी का अंत कर दूंगा। कुछ वर्षों पश्चात मेरी सहायता करो, मुझे मृत्यु दंड दे दो। मैं अब और जीवन नहीं जीना चाहता। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। महाराज, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। नगर के सबसे अच्छे वैद्य को आपकी सेवा के लिए बुलाया गया है। चिंता मत कीजिए, आप जल्द ही जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं, मैं स्वस्थ नहीं होना चाहता। उस तलवार से मुझे घायल कर दो, मेरे प्राण ले लो। इस बीमार जीवन से अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। वैद्य वहां पर आते हैं और राजा को देखते हैं। वैद्य जी, महाराज का स्वास्थ्य कैसा है? क्या ये पहले के समान नहीं हो सकते? महाराज का रोग असाध्य है महारानी, वो कभी ठीक नहीं हो सकते। सैनिकों, नगर में संदेश भेज दो। जो भी राजा को स्वस्थ कर देगा उसे उसकी इच्छा के अनुसार पुरस्कार दिया जाएगा। नगर में चारों ओर बात फैल गई कि राजा को स्वस्थ करने वाले को इच्छा अनुसार पुरस्कार दिया जाएगा। नगर में सूरज नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वो बहुत होशियार था। ये अच्छा अवसर है। यदि मैंने राजा को स्वस्थ कर दिया तो मैं उनसे पूरा राज्य ही मांग लूंगा। लेकिन सुना है कि राजा को बहुत असाध्य रोग है। उन्हें स्वस्थ करने से पहले मुझे कोई विद्या सीखनी होगी। सूरज साधु के पास पहुंच जाता है। कहो पुत्र, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या
तुम्हें कोई महत्वपूर्ण काम है। साधु महाराज, मैं जानता हूं कि आपसे मेरा रक्त संबंध है। आप मेरे माता के पिता हैं और काशी नरेश के राजगुरु भी रह चुके हैं। आज मैं आपसे सहायता की इच्छा लेकर आया हूं। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा पुत्र। कहो, क्या बात है? शक्तिपुर के राजा विक्रमजीत सिंह को भयानक रोग हो गया है और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी विद्या से उन्हें स्वस्थ कर सकूं। ये तो होना ही था पुत्र। वो बड़ा अधर्मी राजा था। उसने तो तुम्हारी माता। आप रुक क्यों गए साधु महात्मा? मुझे पूरी बात बताइए। कुछ नहीं पुत्र, आओ मैं तुम्हें विद्या सिखाता हूं। इस विद्या का प्रयोग करके तुम राजा के असाध्य रोग को ठीक कर सकते हो। साधु सूरज को विद्या सिखाते हैं। ये जादुई फल है। इसकी औषधि बनाकर राजा को पिला देना। राजा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। किंतु ध्यान रहे पुत्र, ये कार्य सच्चे हृदय से करना। इसके साथ किसी भी प्रकार का लालच मत रखना। न ही तुम्हारे मन में प्रतिशोध या दूसरी कोई दूषित भावना होनी चाहिए। धन्यवाद साधु महाराज। मैं सच्चे हृदय से राजा को स्वस्थ करने का प्रयास करूंगा। सूरज वो जादुई फूल लेकर महल की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से होती है। तांत्रिक सूरज को देखते ही समझ जाता है कि इसके पास एक शक्तिशाली और जादुई फल है। कहाँ जा रहे हो बेटा? लगता है कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हो। कोई ऐसा कार्य जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैं राजा को स्वस्थ करने के लिए जा रहा हूँ। शक्तिपुर के राजा को इस समय मेरी आवश्यकता है। यदि मैं उनके काम आ सका तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तुम्हें पता नहीं है तुम कौन हो? उस राजा ने तुम्हारे माता पिता के साथ क्या किया था? मेरे माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। तुम्हें ये सब झूठ बताया गया है। तुम अपर्णा और मंत्री विषम सिंह के पुत्र हो। वही अपर्णा जिसकी राजा ने दरबार में हत्या कर दी थी, और आज तुम उस राजा को स्वस्थ करने जा रहे हो। ये तुम क्या कह रहे हो? यदि तुमने मुझे जो कुछ बताया है वो सत्य है तो फिर अपना पुत्र धर्म निभाओ। तुम्हें राजा की हत्या कर देनी चाहिए और स्वयं राजा बन जाना चाहिए। यदि तुमने उसे स्वस्थ कर दिया तो वो फिर से अधर्म करेगा। तुम ठीक कहते हो। मुझे राजा की हत्या कर देनी चाहिए। इस प्रकार मेरा बदला पूरा हो जाएगा और मेरे पिता कारावास से बाहर आ जाएंगे। आज तो उस राजा का खेल खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद इस राज्य पर मेरी काली शक्तियों का राज होगा। सूरज राज दरबार पहुंचता है। महारानी, मैं राजा को स्वस्थ करने के लिए आया हूँ। मुझे प्रयास करने दीजिए। मेरी विद्या से राजा अवश्य ही स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी चलो और महाराज को स्वस्थ कर दो। न जाने कब से हम इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब महाराज स्वस्थ होंगे। आज ये राजा मेरे हाथों से नहीं बचेगा। सूरज ने थोड़ी देर सोचा। सूरज ने औषधि बनाई और राजा को पिला दी। राजा स्वस्थ होकर खड़ा हो गया। आप स्वस्थ हो चुके हैं महाराज। अब मैं चलता हूँ। मेरा यहाँ कोई कार्य नहीं है। सुनो पुत्र, तुम्हारे ज्ञान के कारण आज महाराज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। मैंने घोषणा की थी कि जो कोई भी राजा को स्वस्थ कर देगा उसे इच्छा के अनुसार इनाम दिया जाएगा। बताओ पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ हाँ पुत्र, हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हम तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हैं। यदि कुछ करना चाहते हो तो मेरे पिता को दंड मुक्त कर दीजिए। हाँ, अभी कर देते हैं पुत्र। बताओ तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मंत्री विशेन सिंह। तुम मंत्री विशेन सिंह और अपर्णा के पुत्र हो। मुझे क्षमा कर दो।
मेरी लालसा के कारण तुम्हारा परिवार बर्बाद हो गया। मैंने आपको क्षमा कर दिया है महाराज। आप मेरे पिता को छोड़ दीजिए। बस मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। आज तुम्हारे पास पूरा अवसर था, तुम मुझे मृत्यु दंड भी दे सकते थे। आज तुम अपने परिवार का बदला मुझसे ले सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ महाराज, मेरे पास पूरा अवसर था। आज मैं आपसे बदला ले सकता था, किंतु मैंने अच्छाई का रास्ता चुना। प्रतिशोध से किसी को भलाई नहीं मिलती। मंत्री विनय सिंह को कारावास से बाहर निकाला जाता है। आज मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करता हूँ। मंत्री विशेन सिंह का पुत्र सूरज, जिसके कारण आज मैं स्वस्थ हूँ, उसे अपना नया राजा घोषित करता हूँ। आओ पुत्र, अब तुम शक्तिपुर के राजा हो। इस प्रकार सूरज को शक्तिपुर का राजा बना दिया जाता है।